प्रश्न थोड़ा अपना गलत हो गया। तरीका सही था, लास्ट में आंसर अपना गलत आया था। ए प्लस में क्या है 2b, और क्या बना रहा है प्रोडक्ट, देख लेना सही और सही कर लेना, जिसने भी किया है कॉपी के अंदर लिखा है इसने प्रोडक्ट। वो नीचे नहीं हो रहा कैमरा, कोई बात नहीं। ए प्लस में 2b प्रोडक्ट, और हमने कहा कि प्रत्येक क्रिया कारक की सांद्रता को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। प्रत्येक क्रिया कारक की सांद्रता को कर दिया आधा। क्रिया कारक की सांद्रता को हमने कर दिया आधा। तो नई दर ज्ञात करो। नई दर ज्ञात करो मतलब R2 आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। R1 आप इसकी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे R1 के A की पावर कितनी है 1, और B की पावर कितनी है 2, B की पावर कितनी है 2 है, ये है R1, ठीक है, मतलब पुरानी दर। R2 कैसे लिखोगे, हमने कहा प्रत्येक क्रिया कारक की सांद्रता को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, मतलब क्या हुआ कि K 1/2 A, पावर में नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है। B 1/2 B, और इसकी पावर कितनी है 2, ये क्या है नई दर है। क्या है ये नई दर, मतलब नई दर का क्या है, दर व्यंजक लिखा आपने, गुलवर्ग और वागे का नियम लिखा है। अब हमें पता है कि R1 अपॉन R2 अपन निकालेंगे तो R2 का मान यहां से हम प्राप्त कर लेंगे। R1 कितना है हमारे पास में, K से K कट जाएगा, इसको अपन शॉर्टली करते हैं कि A और B की पावर कितनी है 2, B की पावर है 2, और K से K तो कट गया, 1/2 और क्या है A, 1/2 A, और ये क्या है 1/2 B की पावर कितनी है 2 है। A से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, B से B क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर कितना बच गया 1, कितना बच गया ऊपर 1, मतलब 1 ये था, 1 के गुणा में कितना था 1, B के गुणा में कितना था 1, 1 की स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 1, अपॉन 1/2, ये क्या है 1/2 गुणा 1/2 की स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1 बटा क्या होता है 4, ये मान आया किसके बराबर R1 अपॉन R2 बराबर 1/4, 1/2 बन गया 1/8, 1/8, ये बना 1/1 क्या बन गया 8। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 8/1, क्या आएगा 8/1 आएगा। क्लियर है, अच्छा। अब R1 जो आप ज्ञात करोगे, R1 तो आएगा कितना 1, बराबर आएगा R2 कितना 8, बराबर आएगा R2 कितना, हमें नई दर ज्ञात करनी है। नई दर, ये कौन सी दर आई है पुरानी दर, कौन सी दर आई है ये पुरानी दर। नई दर ज्ञात करोगे, R2 का मान ज्ञात करोगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 अपॉन क्या हो जाएगा 8। ध्यान दो, अभी मैं इतने को लेकर के चल रहा हूं, R1 अपॉन R2 बराबर क्या है 8 बटा क्या है 1, यहां तक तो सबको समझ में आया है, ठीक है। R1 को 1 से गुणा करोगे R1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, बराबर R2 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा R2 इंटू 8 आएगा, या 8 इंटू R2, ठीक है, एक ही बात है। R1 का मान है ये, मतलब पुरानी दर आई है ये, हमें क्या ज्ञात करनी है नई दर ज्ञात करनी है। तो नई दर ज्ञात करोगे तो बराबर में R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये गुणा में इधर आकर के क्या आ जाएगा भाग में, तो नई दर पहले की 8 गुणा कम हो जाएगी, नई दर पहले की 8 गुणा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। समझ गए, अरे समझ गए क्या, हाँ कल ही समझ गए थे आप, ठीक है, धन्यवाद।
ठीक है, उसको सही कर लेना। कर लोगे? किया है कॉपी में, लिख लेना, उसको सही कर लेना। ये क्या खोल रखा है? ये पेपर है क्या? आज सुनेंगे क्या? हैं? कौन से सर का है ये नोट्स? हैं? राकेश सर का। मारते हैं राकेश सर। कल से मैं ही डंडा उठाऊंगा, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सारे के उसके अंदर। एक क्वेश्चन लिखो। टू ए प्लस में 3b, 2a प्लस में 3b, 3b लिख लिया। यदि प्रत्येक यदि यदि 2a प्लस में 3b प्रोडक्ट, यदि a की सांद्रता को 2 गुना, a की सांद्रता को 2 गुना तथा b की सांद्रता को 2 गुना तथा b की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तीन गुना कर दिया जाए तो नई दर, अभिक्रिया की नई दर ज्ञात करो। अभिक्रिया की नई दर ज्ञात करो। प्रश्न समझ आ गया? ए के कितने मोल भाग ले रहे हैं? 2 मोल। बी के कितने मोल भाग ले रहे हैं? 3 मोल। प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमें ये कह रहा है कि यदि ए की सांद्रता को कितना गुना कर दिया जाए और बी की सांद्रता को कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना, तब नई दर क्या होगी? तब नई दर क्या होगी? ज्ञात करनी है आपको। पहले बताओ, पुरानी दर ज्ञात कर सकते हो? इससे क्या होगी? आर बराबर के ए की पावर 2 और बी की पावर कितनी है? 3। बी की पावर कितनी है? 3 है। अब हमें ये कहा गया है कि ए की सांद्रता को तो कितना गुना कर दिया और बी की सांद्रता को कितना गुना कर दिया? करो तो। एक बटा 36, 1/36 होगा भी। और सरल करो तो इसको आगे R1/R2 बराबर आया आपके पास में 1/36, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/36 आएगा। R2 1 आएगा। यहां तक सबने किया है क्या? R1/R2 बराबर 1/36 किया है क्या? किस किसने नहीं किया ऊपर हाथ करना। अभिक्रिया है ये 2a प्लस में क्या है? 3b, 3b
ये बना रही है प्रोडक्ट, ठीक है। हमें कहा है कि ए की सांद्रता को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना। ए की सांद्रता को कितना गुना कर दिया जाए, और बी की सांद्रता को कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तब नई दर R2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले पुरानी दर लिखोगे आप। पुरानी दर किससे लिखोगे आप, इस अभिक्रिया से। R1 कितना लिखा, R1 लिखा आपने A की पावर कितनी है, 2, और B की पावर कितनी है, 3। B की पावर कितनी है, 3। पढ़ के आए, गुलबर्ग और वागे नियम लिखा है हमने। ये गुलबर्ग और वागे नियम लिखा है। के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो भाग। अब हमें कहा गया है कि नई दर, तो नई दर आपको पता है R2 क्या होगी, जब A की सांद्रता को 2 गुना किया है और B की सांद्रता को 3 गुना किया, मतलब A को आपने क्या कर दिया, 2 गुना। R1 अपॉन R2, A की सांद्रता को क्या कर दिया आपने, 2 गुना, पहले से क्या है, स्क्वायर। B की सांद्रता को कितना गुना किया आपने, 3 गुना, तो B के पावर में पहले से क्या है, 3। A से A क्या हो गया, B से B क्या हो गया, ऊपर बच गया 1 बट्टा, देखो इधर ये भाग गुणा में 1, A के गुणा में क्या है 1, और B के गुणा में क्या है 1। A का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। चलो A ये है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, और 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 तिया, अरे स्क्वायर है ये सॉरी क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इधर देखो 3 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 3 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1/108। ये कितना हो गया, ये आया 1/108, 1/108। क्लियर है। चलो इधर देखोगे आप, ये है, इधर देखो आप नीचे आगे आगे सॉल्व करना है। कैसे करना है, ध्यान दो। R1 अपॉन R2 बराबर क्या होता है, 1/108। उल्टा गुणा करो इनको, उल्टा गुणा करोगे तो R1 कितना है 108 के गुणा में चला जाएगा, और R2 मतलब R2 नई पुरानी दर के कितना गुणा है, 108 गुणा होगी। क्लियर है। तो R1 ज्ञात करना हो तब, हाँ ये 108 उसके भाग में चले जाएगी, मतलब R1 नई दर के 108 गुणा कम होगी। ठीक है, भाग में जाने का मतलब क्या हो गया, कम, गुणा में जाने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। कर लोगे प्रश्न, चलो। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे ना। पहला कारक क्या होता है बताओ, सांद्रता। दूसरा कारक क्या होता है, हैं? फिर क्या होता है, उत्प्रेरक। उसके बाद में है क्या, क्रिया कारक, सतही क्षेत्रफल। फिर प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव। प्रकाशिक अभिक्रिया में अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करवाने के लिए क्या होता है बताओ, फोटोन। फोटोन क्या प्रदान करते हैं, सक्रियण ऊर्जा प्रदान करते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारकों को किस में बदल दे, उत्पाद में बदल दे, क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक क्या होता है, ना देखो ना, देखने के लिए घर टाइम था। ताप गुणांक क्या होता है, अब तो मुझे ही देखो आप। ताप गुणांक क्या होता है, हाँ देख लिया। ताप गुणांक दो तापों का अंतर, तापांतर। तापांतर को ये अपन क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए तो ताप गुणांक कितना बढ़ जाता है,
2 से 3 गुना, हमें कितना मानना है? 2 गुना, हमें कितना मानना है? हाँ, 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं, ताप गुणा होता है के, क्या होता है? के टी, ताप गुणा क्या होता है? के टी। अगर 65 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए तो ताप गुणांक कितना बढ़ जाएगा? इधर देखो, हमने कहा है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ताप गुणांक कितना है? के है। कितना है? के है। 65 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए तो इस के यानी ताप गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है 4 के हो जाएगा। कितना के हो जाएगा? अरे यहां पर के था 64, तो कहां से कहां तक आ रहे हैं अपन? अगर हमें ये पूछा जाता 0 से 10 डिग्री किया तो के था, 10 से 20 डिग्री किया तो 2 के था, तो बताओ फिर 65 से 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, वो तो उस टाइप। मैंने कहा कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया तब के कितना था? ताप गुणांक कितना था? के ही था। अब की बार आपने 65 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया तो इस ताप गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये यहां पर के था तो 65 से 75 करोगे तो 2 के होगा, और 75 से 85 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो तापमान कितना बढ़ जाएगा? ताप गुणांक कितना बढ़ जाएगा? 4 के बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4 के। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए थे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे, और आगे आता है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का मतलब ये होता है, क्या होता है मतलब? ए प्लस में है बी, ए प्लस में क्या है? बी। यानी अभिक्रिया में आपको उन चीजों को पहचानना है जो अभिक्रिया में भाग ले रही है। अभिक्रिया में भाग ले, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने। अणुसंख्यता हमें केवल किससे निर्धारित करते हैं? क्रिया कारकों से निर्धारित करते हैं। क्रिया कारकों की संख्या का योग ही क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। मैं पूछूं इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है, तो इसके आगे कुछ लिखा है क्या? इसके आगे कुछ लिखा है क्या? मतलब दोनों एक एक है, और 1 + 1 को जोड़ोगे तो अणुसंख्यता कितनी आएगी? 2। अणुसंख्यता कितनी आएगी? 2। मैंने कहा कि बताओ, चलो इसकी अणुसंख्यता बताओ आप। a प्लस में क्या 2b, इसकी अणुसंख्यता कितनी है? 3 है। अणुसंख्यता कितनी है? 3 है। हमने कहा कि बताओ 2a + 2b की अणुसंख्यता कितनी है? मतलब कितने परमाणु या अणु इसके अंदर भागे ले रहे हैं, वही चीज क्या कहलाएगी? अणुसंख्यता कहलाएगी। अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान नहीं है। केवल एक क्या है? सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान ही हमने देखा कि a कितना भाग ले रहा है? 2। b कितना भाग ले रहा है? 2। दोनों को जोड़ा क्या कर दिया हमने? 4 कर दिया। क्या कर दिया? 4। 4 क्या है? अणुसंख्यता। लेकिन याद रखना 3 से अधिक अणुसंख्यता होती नहीं है। 3 से अधिक अणुसंख्यता होती नहीं है। अणुसंख्यता कितनी होती है अधिकतम? 3। क्या बता सकते हैं? 3 ही बता सकते हैं। 3 से ज्यादा अगर कोई परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो टक्कर प्रभावी नहीं होती है। तो अपन उस कंडीशन के अंदर अपन क्या नहीं बता सकते? अणुसंख्यता नहीं बता सकते। अणुसंख्यता केवल कहां तक बताई जा सकती है? 3 तक बताई जा सकती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप ये कहोगे ये अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? द्विअणुक अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो बताओ अणुसंख्यता कितनी? एक अणुक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक अणुक अभिक्रिया है। समझ में आ गई बात? ठीक है। किसी भी प्रारंभिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में क्या करती है? भाग लेती है, अणुसंख्यता कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? अणुसंख्यता। अणुसंख्यता क्या होती है? किसी भी प्रारंभिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है। क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। नाम आया यहाँ पर प्रारंभिक अभिक्रिया। क्या नाम आया है?
मतलब एक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में भी क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है। तो अणु संकेता हमेशा किसकी देखी जाएगी, प्रारंभिक अभिक्रिया की देखी जाएगी। ठीक है, कोई भी जटिल अभिक्रिया होती है वो अलग अलग स्टेप के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। प्राथमिक स्टेप है, द्वितीयक स्टेप है, तृतीयक स्टेप है। तो अणु संकेता हमेशा किसकी देखी जाएगी, प्राथमिक अभिक्रिया की देखी जाएगी। प्रथम स्टेप में जो कंप्लीट होती है अभिक्रिया उसकी देखी जाएगी। बता दोगे ना अणु संकेता। ये देखो ए क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। यहाँ ए की संख्या कितनी है, एक। ये क्या कहलाई, अणु संकेता। क्या कहलाई, ये कितने हैं बताओ, 2a। उत्पाद कुछ भी बन रहा है लेकिन क्रियाकारक कितने हैं, 2। क्या कहलाई, ये अणु संकेता। a प्लस बी आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद। तो बताओ अणु संकेता कितनी है, तो आप कहोगे 2, a और b। a b और c अणु संकेता कितनी है, c कितनी है, 3 है। तो अणु संकेता 1 2 3 हो सकती है। बताओ अणु संकेता 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, हाँ, अभिक्रिया ही नहीं होगी। और अणु संकेता अभिक्रिया की ज्ञात की जाती है। देखो CH3 CHO क्या है, ये है एसीटेट है, मेथिल्डिहाइड है, एथेनॉल है। चलो इसको आपने किया गर्म, ये बना है मीथेन। क्या बना, और साथ में बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने क्रियाकारक है इसमें, कितने क्रियाकारक है, सामने लिखा है ना, एक अणु का अभिक्रिया तो एक ही है ना। हाँ तो शर्मा क्यों रहे हो, है? ये है एक अणु का अभिक्रिया, कितने क्रियाकारक है, एक है। H2I2 H2I2 कितने क्रियाकारक है, 2। कितने क्रियाकारक है, द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, फिर देखो इधर ये इसके बराबर में लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण हमने क्या बोला है, द्विअणुक बोला, नहीं। उत्पाद आपको याद नहीं रखना है, आपको तो क्या याद रखना है, कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, 2 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं। तो याद रखना द्विअणुक अभिक्रिया। 2SO2 प्लस में क्या है, O2 क्या बन रहा है, 2SO3। लेकिन इस पे नहीं जाना है आपको। यहां देखो 2 और 1 कैसी अभिक्रिया होगी, त्रिअणुक अभिक्रिया। मतलब इसकी अणु संकेता कितनी है, इसकी अणु संकेता कितनी है, और इसकी अणु संकेता कितनी है, 1। क्लियर है। अणु संकेता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता, अणु संकेता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से अधिक अणुओं का एक साथ एक ही समय पर टक्कर करने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। इसलिए अपन 3 से अधिक अणु संकेता नहीं बता सकते। यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, अर्थात कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रियाओं की अणु संकेता निर्धारित नहीं की जा सकती। की जा सकती है तो फिर हमेशा याद रखना प्राथमिक पद की क्या देखी जाएगी, अणु संकेता देखी जाएगी। ठीक है, तो जटिल अभिक्रियाओं की अणु संकेता क्या नहीं कर सकते अपन, निर्धारित नहीं कर सकते। अणु संकेता क्या ऋणात्मक भिन्नात्मक शून्य नहीं हो सकती। अणु संकेता एक कैसा मान है, सैद्धांतिक मान है। ठीक है, अब इसकी तुलना की जाएगी अणु संकेता की किसके साथ में, अभिक्रिया की कोटि के साथ में। किसके साथ में, अभिक्रिया की कोटि के साथ में। अब देखो अपन इसका विपरीत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका विपरीत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है तो उसको अपन कहते हैं जटिल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, और जटिल अभिक्रियाओं की अणु संकेता ज्ञात है, जबकि कोटि ज्ञात की कैसे, तो प्राथमिक पद की क्या देखी जाएगी, कोटि देखी जाएगी। प्राथमिक पद की क्या देखी जाएगी, अणु संकेता ऋणात्मक भिन्नात्मक शून्य नहीं, जबकि कोटि ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, और क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, -1 -2। शून्य आप समझते हो, 1/2 1 मान लीजिए 3, ठीक है ना, 1 से ही 1/2, ये क्या होगी आपकी भिन्नात्मक, है ना। तो कोटि क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, जबकि
अणु संकेता, अरे अणु संकेता की बात कर रही है ये। कोटि क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन अणु संकेता जो है वो ऋणात्मक, भिन्नात्मक और शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, तुलना के रूप में कोटि के साथ। अणु संकेता एक सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान है। कोटि एक क्या है, प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया प्रयोग द्वारा अपन अभिक्रिया को देखते हैं, फिर देखते हैं कितने क्रियाकारी भाग ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी संभावना रहेगी। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना पूछा जाएगा और उस अभिक्रिया की कोटि की इकाई पूछी जाएगी। ठीक है, प्रश्न पक्का आएगा। 2 प्रश्न है, 100% 2 प्रश्न आएंगे। दो का मतलब क्या हो गया, 4 दूए 8, 4 दूए 8। इस टॉपिक से 8 नंबर के क्या आएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता दूंगा। अभी देखो, अब देखो आपको अभिक्रिया की कोटि क्या है। किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। यह भी याद रखना, प्रारंभिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभी कोटि कहलाती है। देखो इधर, ये कोई ए क्रियाकारक है और ये क्या है, बी क्रियाकारक है। ए के अनमोल काम आ रहे हैं, बी के अममोल काम आ रहे हैं। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। आर, इसका दर नियम लिखा हमने कि ए की पावर पी, बी की पावर क्या है, क्यू। याद रखना, पी और क्यू इसलिए लिया है कुछ समझाने के लिए। वैसे अपन क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी प्लस क्यू अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। P प्लस क्यू बराबर N प्लस M के बराबर हो सकता है। समझ में आ गई बात। ये जो कोटि है ना, ये कोटि सामने जो मोल लिखा है ना, N और M, इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, P प्लस क्यू लिखा है, न कि N प्लस M। N प्लस M तब लिखते जब P प्लस क्यू हमेशा क्या होता है, N प्लस M के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन P प्लस क्यू हमेशा N प्लस M के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये आगे वाली संख्या है, ये कोटि हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अणु संकेता 100% होगी, अणु संकेता 100% होगी। अणु संकेता वही होगी जो इन क्रिया कारकों के आगे लिखी हुई संख्या होगी। ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी। चलो देखते हैं। ए प्रोडक्ट बना रहा है, या कितनी संख्या में क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक। कितनी संख्या में क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, लेकिन अणु संकेता तो कितनी है, एक। कितनी है, एक है। यहां ए के आगे कुछ संख्या लिखी है क्या, नहीं लिखी। ए के आगे कुछ संख्या लिखी है क्या, नहीं लिखी। सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सांद्रता में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो R बराबर, इसका हमने दर नियम लिखा है कि ए की पावर कितनी कर दी हमने, अणु संकेता तो एक है, लेकिन कोटि क्या है, सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा। हमने परिभाषा क्या लिखी है, अभिक्रिया में वे क्रियाकारी अणु जिनकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उनकी संख्या क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अणु संकेता तो इनकी कितनी है, एक है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया में कितने क्रियाकारी अणु भाग ले रहे हैं, एक। लेकिन इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमने क्या बना दिया, कोटि 0। कोटि क्या कर दी है, 0। इधर देखो, ए प्रोडक्ट अणु की संख्या कितनी है, 1। अब की बार याद रखना है, इसकी कोटि कितनी कर दी हमने, 1/2। मतलब इसकी सांद्रता को आधा बढ़ाया या आधा क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो अणु संकेता 1 है, लेकिन कोटि कितनी है, 0.5 या हाफ कोटि की क्या है, ये रिएक्शन। ठीक है, समझ में याद रखना कि एक, इसकी कोष्टक में 0 क्यों आया, इसलिए आया 0 क्योंकि ए की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये समझाने के लिए ए प्रोडक्ट बना रहा है, अणु संकेता कितना है, 1 है। लेकिन याद रखना, इस ए की सांद्रता को या तो कितना किया है, घटाया है आधा, या क्या किया है, बढ़ाया आधा। तो इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आया वो क्या कहलाई, इसकी कोटि कहलाई। क्या कहलाई, इसकी ए की सांद्रता में याद रखना आपने क्या कर दिया,
ए की सांद्रता जो है वो -1 आपको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। मतलब अणु संकेता तो अभी भी क्या है, 1 है, लेकिन ए की सांद्रता कितनी प्राप्त हुई आपको, -1। तो ये अभिक्रिया जो है वो किस कोटि की बन गई, ऋणात्मक कोटि की बन गई। किसकी बन गई, ऋणात्मक कोटि की बनी। तो हमने कहा है अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, लेकिन याद रखना अणु संकेता हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अणु संकेता हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखो इधर ए जो है क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने अणु संकेता कितनी बोल दी। अब देखो दर नियम लिख रहे हैं तो हमें प्राप्त ये मिला कि ए की सांद्रता जो है, ए की सांद्रता जो है उसकी 1 घात के क्या है, समानुपाती है। 1 घात के क्या है, मतलब प्रयोग करके हमने देखा कि जो ए की सांद्रता है वो उसकी 1 घात के क्या है, समानुपाती है। जब 1 घात के समानुपाती हो दर, तो याद रखना है वो अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है। अब इस पे नहीं जाना कि सर अभी तो आपने ये लिखा था ए बना रहा था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना रहा था, आपने दर नियम लिखा ये के ए की पावर कितना लिख दिया, 0। ए की पावर कितना लिख दिया। हमने प्रयोग करके ये देखा कि ए की सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ए की सांद्रता में कोई, इसलिए प्रायोगिक मान हमें यहां पर 0 प्राप्त हुआ, लेकिन अणु संकेता तो 1 ही रहेगी, क्योंकि क्रियाकारक कितने भाग ले रहे हैं, 1। यहां पर अणु संकेता अभी भी 1 है, लेकिन जब प्रयोग करके पता लगा तो हमने बताया कि इस ए की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ वो 1 पावर क्या समानुपाती है दर की, ए की पावर के 1 समानुपाती है दर के। तो हमने कहा ये प्रथम कोटि की क्या है, अभिक्रिया है। इसलिए हमने कहा दर तो क्या होती है, सॉरी आपकी कोटि तो क्या होती है, प्रायोगिक, जबकि अणु संकेता क्या होती है, सैद्धांतिक होती है। अणु संकेता क्या होती है, सैद्धांतिक होती है। फिर a प्लस बी में हमने देखा अणु संकेता कितनी है, 2। लेकिन जब प्रयोग किया, प्रयोग के माध्यम से हमें पता चला कि a की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है 1 पावर के समानुपाती, लेकिन b की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब की बार कोटि देखोगे तो आप कोटि क्या होगी, कोटि होगी प्रथम कोटि, कोटि होगी प्रथम कोटि। कहने का मतलब ये है सर जी कि जो a की पावर आई है 1 और b की पावर आई है 0, इनमें से किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, a की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। कितनी पावर के रूप में, वही इसकी क्या कहलाएगी। तो याद रखना अणु संकेता तो हमें कितनी प्राप्त हुई, 2, क्योंकि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि और अणु संकेता हमेशा बराबर नहीं होती है। 1% क्या होती है, भिन्न हो सकती है ना, 1% क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। ए बी सी, इसकी अणु संकेता कितनी है, इसकी अणु संकेता कितनी है, 3। अभी हमने देखा कि B की सांद्रता हमारे पास में कितनी है, पावर के रूप में 2, A की सांद्रता पावर के रूप में कितनी, 0.225, और C की सांद्रता कितनी है, -1। सब का योग करके देखा तो हमारे पास में जो कोटि प्राप्त हुई 1.25, 1.25 भिन्न में आ गई ना। तो ये भिन्नात्मक कोटि की क्या है, रिएक्शन है। भिन्नात्मक कोटि की क्या है, रिएक्शन है। पहले बताओ, ये तो था एक थ्योरेटिकल चीज जिसको समझाने का एक बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे क्वेश्चन के ऊपर स्थापित। पहले बताओ ये चीज समझ आई क्या, कोटि कैसे निकालोगे, कोटि कैसे निकालोगे, अणु संकेता कैसे अणु संकेता कैसे निकालोगे। देखो 1% अभिक्रिया के अंदर आपको याद रखना कोटि और अणु संकेता बराबर नहीं होते, ठीक है। लगभग रिएक्शनों के अंदर कोटि और अणु संकेता दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन एग्जाम में प्रश्न वही आएगा जब जिसमें अणु संकेता और कोटि दोनों क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ गई बात। चलो करते हैं अपन प्रश्न करते हैं, प्रश्न में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो किसी भी प्रारंभिक अभिक्रिया की कोटि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, कोटि भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और अणु संकेता भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। कारण दोनों का सेम है, कारण दोनों का सेम है। कथन और कारण से प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बना, कथन, कथन क्या देगा, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता 3 से ज्यादा नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं होती। क्लियर है। कारण, एक ही समय में 3 अणुओं का एक साथ टक्कर कर पाना संभव नहीं है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर कथन दिया, अभिक्रिया की कोटि
3 से ज्यादा हो सकती है। कथन है अभिक्रिया की कोटि 3 से ज्यादा हो सकती है। कारण ये दे दिया आपको कि 3 से अधिक अणुओं का एक साथ एक ही समय पर टक्कर करना संभव है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों गलत है। अब की बार प्रश्न क्या बने? प्रश्न ये बनेगा कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेता 3 से ज्यादा होती है। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेता 3 से ज्यादा होती है। कारण 3 से अधिक अणुओं का एक साथ एक ही समय पर टक्कर करना संभव नहीं है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। ये कारण ये गलत है क्या अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेता के लिए? बताओ। मैं आगे प्रश्न तो सुनो आप। कथन गलत है, कारण सही है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पहले प्रश्न सुनो ना आप, समझ आ गई? ठीक है, ये कथन और कारण का क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा यहां से। अभिक्रिया की कोटि का एक क्या है? प्रायोगिक मान है। मतलब इसको प्रयोग द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। सैद्धांतिक मान नहीं होता, सीधा नहीं बता सकते। अभिक्रिया को देख करके प्रयोग करके देखना पड़ेगा किसकी सांद्रता अधिक है, किसकी सांद्रता कम है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। जटिल अभिक्रिया में कोटि सबसे धीमी गति वाले पद की देखी जाएगी। यानी जो सबसे धीमा पद होगा ना अभिक्रिया में देगा आपको। एक अभिक्रिया दी आपको a प्लस बी लिख करके दिया है, और इस अभिक्रिया के 3 पद दे दिया आपको, 1, 2 और 3 पद दे दिए। इसके आगे लिखा जाएगा, अगर पेपर में प्रश्न आता है, इसके आगे लिखा जाएगा फास्ट स्टेप। कैसा स्टेप? फास्ट स्टेप। इसके आगे लिखा जाएगा फास्ट स्टेप। क्या लिखा जाएगा? और इसके आगे लिखा जाएगा स्लो स्टेप। तो आपको कौन सा पद देखना है? आपको देखना है स्लो स्टेप वाला पद। इस स्लो स्टेप के अंदर जो भी क्रियाकारक होंगे, जिन क्रियाकारकों की जो सांद्रता होगी, उनका योग ही क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। उनका योग ही क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। मतलब आपको इन दोनों पदों को नहीं देखना, इन दोनों पदों को नहीं देखना, सबसे सरल पद आपको देखना है। समझ गए क्या? एग्जाम्पल देखो इधर 2O3 क्या है? 2O3 और क्या बन रहा है? 3O2। ये अभिक्रिया 2 पदों में क्या होती है? संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। O3 O प्लस में O2। ये कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप है, तेज स्टेप है, तेज पद है। फिर याद रखना O प्लस में O3, और ये कितने पद में संपन्न हो रही है? 2 पद में संपन्न। ये कौन सा पद है? धीमा पद है। अब आपको कौन से पद की कोटि निकालनी पड़ेगी? इस पद की कोटि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है स्लो स्टेप देखा जाएगा। स्लो स्टेप देखा जाएगा। इस पद में से कोटि ज्ञात करेंगे, और कोटि ज्ञात करेंगे तो अपन इसका क्या लिखेंगे? दर नियम। दर नियम लिखेंगे। O के ऊपर पावर कितनी है? 0 है। 0 है क्या? O3 के ऊपर पावर कितनी है? ये हमने लिखा कौन सा नियम? दर नियम। 0 है रे पावर। इस अभिक्रिया में O2 के सापेक्ष कोटि ज्ञात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा प्रश्न है, एडवांस प्रश्न है। हमें केवल और केवल कोटि ज्ञात करनी आएगी, सापेक्ष में कोटि नहीं पूछा जाएगा। सापेक्ष में कोटि नहीं पूछा जाएगा। देखो दर नियम में O2 नहीं है। दर नियम में कहीं O2 दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा। क्या है? एक O है और एक क्या है? O3 है। तो KC लिखते हैं इसका। इसका क्या लिखते हैं? KC लिखते हैं। KC में ऊपर क्या लिखते हैं? उत्पाद, और नीचे क्या लिखते हैं? क्रियाकारक। तो इस अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया का जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है? बताओ। O और क्या बन रहा है?
और नीचे क्रिया कारक क्या है O3, नीचे क्रिया कारक क्या है O3। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष देखा जाए तो कोटि Kc और O3 अपॉन में क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा। O3 अपॉन में क्या आ जाएगा O2। किसके सापेक्ष देख रहे हैं अपन, इस O3 O के सापेक्ष दे रहे हैं, O के सापेक्ष दे रहे हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर तो है O3 और नीचे क्या है O2। कहां दे रहे आयो, चलो स्वागत है आपका। O का मान दर नियम में रखोगे आप तो देखो लास्ट में आपको कोटि प्राप्त होगी, वो कितनी प्राप्त होगी, कुल कोटि तो प्राप्त होती है कितनी, एक। O2 के सापेक्ष देखो, इसको छोड़ देना, मैं आपको कोटि ज्ञात करना सिखाऊंगा, उसके बाद में ये समझ आएगा, ठीक है। एक बार इतना याद रखना, कुल कोटि कितनी है एक, O2 के सापेक्ष कोटि कितनी है -1 और O3 के सापेक्ष कोटि कितनी है 2। चलो अब अपन प्रश्नों पर चलते हैं। आगे प्रश्न है क्या, आगे देखना है प्रश्न, पहले प्रश्नों पर देखते हैं। यह कैसा है, ये ऋणात्मक कोटि की क्या है अभिक्रिया है, उसके बाद आएंगे इसके ऊपर। प्रश्न है के की यूनिट ज्ञात करना। के का क्या मतलब क्या होता है, के है दर नियतांक, दर नियतांक की क्या ज्ञात करनी है आपको, कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल 1 माइनस में क्या होता है n, लीटर n माइनस में क्या होता है 1, और टाइम की पावर कितनी है 1, माइनस का कितना है 1, याद कर लेना। मोल 1 की पावर कितनी है, सॉरी 1 माइनस कितना 1, लीटर की पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के क्या है मोल या स्टोइकियोमेट्री क्या है गुणांक है, ठीक है, ये भी वही चीज है। और टाइम की जगह कोटि लिखोगे आप लास्ट में तो या तो लिखा जाएगा सेकंड की पावर क्या है माइनस में 1। टाइम का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। लीटर ये आयतन है और ये क्या है मोल है। एन क्या है अभिक्रिया की कुल कोटि। चलो देखते हैं, इधर आओ, अभिक्रिया की कुल कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक के की क्या लिखनी है आपको, इकाई लिखनी है। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इस स्टोइकियोमेट्री गुणांक कितना है 0, मतलब ये कुल कोटि है 0। 1 में से 0 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1। तो मोल की पावर कितनी बन गई इधर 1, लीटर की पावर कितनी बन गई माइनस का 1, और टाइम की जगह क्या लिख दोगे आप सेकंड लिख दोगे, या टाइम ही रहने दो तो क्या बन जाएगा ये। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई, और एग्जाम में प्रश्न ये ही आएगा आपके एग्जाम में, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो दे रखा है, एक तो दे रखा है शून्य कोटि और एक दे रखा है प्रथम कोटि, एक दे रखा है प्रथम कोटि। शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए आपको के की इकाई याद करनी है। के की क्या याद करनी है इकाई। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई होती है मोल की पावर 1, लीटर की पावर माइनस और टाइम की पावर -1, ठीक है। इसको रट लो चाहे निकालना सीख लो। निकालना सीखोगे तो आपके लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मोल, मोल की पावर क्या है 1 माइनस में क्या है n, सही है, ठीक है। देखो फिर याद रखना लीटर, लीटर की याद रखना है n माइनस कितना है 1, n माइनस कितना है 1, और फिर याद रखना टाइम, टाइम की पावर माइनस क्या है, टाइम की पावर माइनस क्या है 1 है। अब ध्यान ये देना है आपको, n क्या है आपको पूछा है शून्य कोटि अभिक्रिया, क्या पूछा है शून्य कोटि अभिक्रिया। तो n का मान कितना लेना है, n का मान लेना है 0, कितना लेना है 0। तो हमने लिखा मोल, मोल की पावर कितनी आ गई 1 में से 0 जाएगा तब कितना आ जाएगा 1। लीटर की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, हाँ 0 में से 1 जाएगा तो पावर -1, और टाइम, टाइम की जगह या तो सेकंड लिख दो या क्या लिख दो टाइम लिख दो। तो टाइम की पावर कितनी है -1 है, टाइम की पावर -1 है। अब लिखा जाए इधर देखो, आपसे पूछा जाए चलो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की क्या लिखनी है इकाई लिखनी है। तो यहाँ पर n का मान कितना लोगे, तो 1 में से 2 जाएगा तब क्या बनेगा, मोल की पावर कितना बन जाएगा -1, मोल की पावर कितना बन जाएगा -1। क्लियर है बात। फिर n की जगह कितना मान लोगे 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बनेगा, लीटर की पावर कितनी बन जाएगी +1।
टाइम माइनस का 1 है, टाइम क्या है, माइनस का क्या है 1, और माइनस 1 में से क्या 2 जाएगा, माइनस 1 में से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, माइनस 1 और प्लस का 2 कितना बनेगा बताओ, आएगा कुछ, नहीं आएगा। हाँ यही तो ध्यान दो ना आप, क्या है ये, माइनस का क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 1 के तो गुणा में कुछ है ही नहीं, है क्या, 1 को किसी में घटाना है, नहीं घटाना, तो आप यहीं पर रुक जाओ, क्या मोल की पावर क्या आ जाएगा, -1, लीटर की पावर 1 और टाइम की पावर -1। समझ आया क्या? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखोगे तब, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखोगे तो आपको n का मान कितना दिया गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, 1 में से 1 या कितना बच जाएगा, मतलब उसके अंदर मोल आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फिर याद रखना 1 में से 1 जाएगा तब कितना बच गया, 0। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो k की इकाई होती है वो क्या होती है, टाइम की पावर -1, टाइम की पावर -1 प्रश्न तो ये आएगा पेपर में, आपको 1 प्रश्न तो ये मिलेगा। कोटि, कौन सी कोटि, प्रथम और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की क्या लिखना, इकाई लिखना। तीसरी कोटि तीसरी भी आप लिख सकते हो ना, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए लिख सकते हो, n का मान कितना लोगे आप, 3 लोगे, n का मान कितना लोगे, 3। तो पहले आप बताओ यहां पर क्या था, 1 माइनस n माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया, n माइनस 1 माइनस n, 1 में से 3 गया, कितना बच गया, माइनस का 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, ये n माइनस 1 मतलब 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, और टाइम की पावर कितनी आ जाएगी, -1। लिख सकते हो, लिख लोगे ना, चलो ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की यूनिट क्या होती है, टाइम की पावर क्या होती है, -1, टाइम की पावर क्या होती है, माइनस क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया सिलेबस में दे रखी है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिलेबस में दे रखी है, इन दोनों को तो रटना ही रटना है, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, श्योर है। k की इकाई लिखना, प्रश्न पूछा जाएगा, 100% आएगा, श्योर आएगा, चाहे वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आ जाए, चाहे वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आ जाए। कर लोगे ना, द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी आप निकाल लोगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। चलो इधर देखो आप, अब अपन कोटि ज्ञात करना भी सीखते हैं और यूनिट ज्ञात करना भी सीखते हैं। चलो लिखो बराबर, आप प्रश्न लिखोगे, पहले निकालो आप, एक वो दे दो मेरे को, हाँ ये चीज दे दो, और रफ कॉपी निकालो आप, रफ कॉपी निकालोगे, लिखो R बराबर के a की पावर 0.25 b की पावर है आपकी 0.50, हाँ देख रहे हो क्या, चलो कोई ना, देख लो, जो ईमानदारी से करेगा वो कोटि निकालना सीख जाएगा, हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ये लिख रखा है से k की इकाई ज्ञात करो, k की इकाई ज्ञात करो, k की इकाई ज्ञात करनी तो पहले आपको कोटि ज्ञात करनी पड़ेगी, पहले आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, कोटि ज्ञात करनी पड़ेगी। और कोटि ज्ञात करने के लिए आपके पास में नियम है, दर नियम लिखा हुआ है, दर नियम के ऊपर आपको पता है पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.25 और 0.50 दे रखा है ना, इन दोनों को क्या कर दो आप, जोड़ दो, अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। तो कोटि निकालोगे ना, तो दर नियम जो दे रखा है ना आपको दर नियम दे रखा है, उस दर नियम पर लिखी हुई जो पावर है वो पावर आपको क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, वो पावर आपको क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो इसका आपने लिखा है 0.25 और प्लस में 0.50, तो कितना आ गया, ये 5 और 2 7, 0 पॉइंट कितना आ गया, 75, 7 5, ये क्या आ गई, अभिक्रिया की कोटि आ गई, ये अभिक्रिया की क्या आ गई है, कोटि, यानी ये अभिक्रिया है, इस कोटि की अभिक्रिया है, इस कोटि की अभिक्रिया है। अब आपके पास में फॉर्मूला है मोल, क्या है, मोल, बताओ n माइनस में
1 माइनस n या n माइनस में 1? 1 माइनस में क्या है? n है। ये लिखा हमने 1 माइनस में क्या लिखा? n। फिर लिखा आपने लीटर, लीटर n माइनस में क्या लिखा? 1, और टाइम की पावर क्या है आपके पास में? -1। इससे आप क्या कर सकते हो? इस अभिक्रिया की k की क्या कर सकते हो? इकाई ज्ञात कर सकते हो। k की क्या ज्ञात कर सकते हो? इकाई ज्ञात कर सकते हो। चलो k की इकाई ज्ञात करोगे, मोल। 1 में से क्या गया? 1 में से 0.25 गया, तो कितना जाएगा? 75। यानी n का मान कितना आपके पास में? कुल कोटि कितनी है? 0.75 घटाना है आपको, किस में से? 1 में से। फिर 0.75 में से क्या घटाना है? 1 घटाना है, और माइनस क्या है? 1 है। कितना आ रहा है बताओ? 0.25, और मोल का पावर कितना आ रहा है? 0.25। किस में आ रहा है? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में है। मोल प्लस में आएगा। अगली बात कर रहा हूं मैं, लीटर की बात कर रहा हूं। हाँ, लीटर में बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये तो आ गया 0.25। आगे, हाँ आगे मैंने मोल नहीं बोला ना, मैंने आगे बोला ना। आगे आगे कितना आ रहा है? माइनस का आ रहा है। फिर आगे किस में? माइनस में। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होगा। प्रश्न ये है कि एक अभिक्रिया दे दी आपको। क्या दे दी? एक अभिक्रिया 2a प्लस में क्या दे दी आपको? b। क्या दे दिया आपको? b दे दिया। प्रोडक्ट बन रहा है। इसका क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन r बराबर k, a की पावर दे रखी है आपको 2। कितनी दे रखी है? 2, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, b नहीं, a की पावर कीजिए आप, कितना करोगे? 0.75, और b की पावर कीजिए आप 2। कितना करोगे? 2। इस अभिक्रिया की आपको क्या ज्ञात करनी है? कोटि ज्ञात करनी है। और प्लस में इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या ज्ञात करना है? अणु संकेता ज्ञात करनी है। अणु संकेता ज्ञात करनी है। और इस अभिक्रिया के लिए आपको याद करना है इकाई। किसकी इकाई? के की इकाई। 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या इस प्रश्न में? नहीं हो रहा? कोई किसी के डाउट है तो बता देना। अभिक्रिया क्या दे रखी है आपको? 2a प्लस में क्या दे रखी है? b। ये अभिक्रिया है जिसका दर नियम होता है ये। दर नियम लिखा हमने ये, ठीक है। और इसकी कोटि ज्ञात करोगे, अणु संकेता ज्ञात करोगे, और k की क्या ज्ञात करोगे? इकाई ज्ञात करोगे। हो गया? अणु संकेता बताओ कितनी निकाली है? हाँ, 3। ठीक है, और कोटि 2 पॉइंट। कोटि 2.75। समझ आया प्रश्न क्या कहना चाहता है? अणु संकेता अभिक्रिया से ज्ञात करोगे। अणु संकेता अभिक्रिया से ज्ञात करोगे, क्योंकि अणु संकेता होती है सैद्धांतिक। क्या होती है? और अभिक्रिया की कोटि हमेशा दर नियम से देखी जाएगी। किससे देखी जाएगी? दर नियम में जो भी पावर लगी होगी वही उनका योग क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगी। समझ गए मेरी बात? अणु संकेता कहां से देखी जाएगी?
अभिक्रिया से। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? अणु संख्यता कहलाती है। जबकि अभिक्रिया में, प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन का योगफल अपन क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो परिवर्तन का योगफल कैसे निकालोगे आप? दर नियम से। अभिक्रिया कोटि के लिए आपको पहले दर नियम लिखना ही पड़ेगा, दर नियम लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? चाहे अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं की संख्या कितनी भी दे रखी है, आपको उसका दर नियम जो दिया होगा ना पेपर में, प्रश्न में, उस दर नियम में जो पावर होगी उस पावर को जोड़ोगे तो ही आपको क्या मिलेगी? उसकी कोटि मिलेगी। निकाल सकते हो कोटि? निकाल सकते हो? कितनी आई कोटि? 2.75। कितनी आई? 2.75 कोटि आ गई है। मतलब आपके पास में n का मान कितना आया? 2.75 आ गया। तो अब आप उसकी इकाई भी ज्ञात कर सकते हो। k की इकाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके पास में, बताओ। मोल। मोल याद रखना है 1 माइनस n, 1 माइनस n, तो इसका मान कितना आएगा? माइनस 0 पॉइंट, अच्छा माइनस 1.75 माइनस का, ठीक है। फिर याद रखना लीटर। लीटर याद रखना कितना है? n माइनस 1। अब बताओ कितना आएगा? प्लस का 1.75, प्लस का 1.75। फिर आ गया टाइम। टाइम की पावर तो कितनी आएगी? हाँ, टाइम की पावर तो आएगी माइनस। हो जाएगा कोटि और अणुसंख्यता और इकाई लिखना। कर लोगे? अब तो कठिन नहीं है। पहले तो ये लग रहा था ना पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। यही लगो। अब आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों तक अपन पढ़ चुके हैं। आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों तक इस चैप्टर को अपन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा CUT लेवल का पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना और अभिक्रिया की कोटि की क्या याद करना? इकाई ज्ञात करना। मेनली 2 रिएक्शन आपके दे रखी है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, जो CUT का एग्जाम देगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न क्या है? याद रखना, एक्स्ट्रा प्रश्न आ जाएगा आपके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और थोड़ा सा डिटेल में क्या पढ़ना है आपको? आपको एक ही चीज और ज्ञात करनी है, अर्धायु। क्या ज्ञात करना है? अर्धायु। और मैं अर्धायु के लिए आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा यहां पर। शून्य कोटि के लिए दर नियम होता है ये। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या होता है? ये इस सारणी पे आ जाओ पहले। मिल गया? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम होता है ये। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनकी दर क्रियाकारकों की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर क्रियाकारकों की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होती है, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये रहा दर नियम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रश्न सीधा बने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या होता है? लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? फिर याद रखना समाकलित वेग समीकरण। ये याद रखना CUT एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, दर समीकरण क्या होता है, तो R नोट। R नोट है याद रखना प्रारंभिक दर, प्रारंभिक, और ये है नई दर, और ये क्या है? T, समय। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे, इसका भाग दोगे तो ये बन गई समाकलित वेग समीकरण। मतलब आपने इसका किया समाकलन। क्या किया है? समाकलन। ये होता है अर्धायुकाल। क्या होता है? अर्धायुकाल। ये थोड़ा सा जेट लेवल में भी याद रखना क्योंकि प्रश्न आ सकता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है? तो T हाफ बराबर R नोट अपोन क्या होता है? K। R नोट क्या होता है? K। T हाफ, हाफ मतलब आधा। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो आधे
समय में क्या हो जाए, लगभग पूरी हो जाए, उनको अपन कहते हैं अर्धायु। क्या कहते हैं उसको, अर्धायु। तो ये बन गया आपका आर नोट अपॉन के, टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन के। 3/4 आयु, तो टी 3/4, 3 आर नोट अपॉन क्या है 4 के। और इसकी इकाई आप सबको पता है क्या होती है, मोल। मोल के पावर में कुछ ही नहीं है क्या है, लीटर की पावर क्या है -1 और टी की पावर क्या है -1। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम जो होता है वो होता है R बराबर के ए की पावर 1। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो दर होती है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के एक पावर के क्या होती है, समानुपाती होती है, बराबर होती है, वो कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है, इसके लिए याद रखना है समाकलित वेग समीकरण होता है ये 2.303 अपॉन टी log बेस्टेन आर नोट अपॉन आर सांद्रता है। ये क्लियर है, ये समाकलित क्या है, वेग समीकरण है। टी हाफ होता है 0.693 अपॉन क्या होता है के, कौन सी अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और 3/4 टाइम यानी 0.75 जो समय होता है वो होता है 1.386 अपॉन क्या होता है के, 1.386 अपॉन क्या होता है के। और टाइम की पावर 1, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होती है, दर नियतांक की इकाई होती है। दर नियतांक की क्या होती है, इकाई होती है। यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया, क्या है ये, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के ए की पावर क्या है 2, ए की पावर क्या है 2। यानी ये क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती या क्या बराबर होती है, वो कहलाती है आपकी क्या, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसका जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो 1 बटा क्या होता है टी रूट 1 बटा आर माइनस 1 बटा आर नोट। ये है समाकलित वेग समीकरण। ये टी हाफ है, टी हाफ आर नोट और क्या है के है, और टी 3/4 3 बटा आर नोट क्या है के है। और ये रहेगी इसकी क्या इकाई, क्या है इकाई। कटी हुई है क्या आपके भी इसमें नहीं है, टी की पावर क्या है -1। क्लियर है बात, कर सकते हो ना याद, इस सारणी में से आपको पक्का प्रश्न मिलेगा, चाहे वो CUT एग्जाम है और चाहे वो क्या है आपका जेट एग्जाम है। 100% आपको क्या मिलेगा, प्रश्न मिल। जेट में आएगा ना, ये रहा है, ये रहा आएगा जेट में, यहां से आ सकता है जेट में, यहां से आ सकता है जेट में। CUT में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अर्धायु काल को मेरी मान के चलना, जेट में भी थोड़ा बहुत याद करके जाना। अर्धायु काल को जेट में भी आपको याद करके जाना। चैप्टर कठिन तो नहीं है, नहीं है, 3 ही प्रश्न बनेंगे, मेनली 2 प्रश्न है। कौन कौन से, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना और अभिक्रिया के दर नियतांक की क्या ज्ञात करना, इकाई ज्ञात करना। 8 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, पक्का है, आना तय, आना तय। हाँ 2 प्रश्न 4-4 नंबर के, 8 ऑप्शन के 2 प्रश्न नहीं, 8 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उत्तर तो, प्रश्न तो मैंने बता दिए, उत्तर आपको करके आने हैं। प्रश्न बता दिए ना, 2 प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा क्या कोटि ज्ञात करना और एक क्या के की इकाई ज्ञात करना। ये 2 प्रश्न है, ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा चूज करके आओगे। इधर देखो, ये आर्हेनियस समीकरण है, CUT एग्जाम देगा वो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। आर्हेनियस समीकरण डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती है। निम्न में से कौन सी आर्हेनियस समीकरण है, आर्हेनियस समीकरण का सही रूप है, ठीक है। के बराबर होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन क्या होता है RT। ए क्या है, टक्कर की क्या है आवृत्ति है, आर क्या है गैस नियतांक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में डायरेक्ट गैस नियतांक की क्या पूछी जाएगी, वैल्यू पूछी जाएगी। वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल या 2 कैलोरी, या 2 कैलोरी होती है। 8.314 जूल या 2
कैलोरी होती है। ठीक है, चलो टी, टी क्या है, ताप, और ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कम कर देंगे तब तो अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी होगी, और बढ़ा देंगे तब अभिक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे होगी। ठीक है, याद रखना है। तो आर्रहनीय समीकरण क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन क्या होता है, आर टी, माइनस ई ए अपॉन क्या होता है, आर टी। ए क्या है, टक्कर आवृत्ति है, आर क्या है, गैसीय नियतांक है, और गैसीय नियतांक का मान कितना होता है, 8.314 या 2 कैलोरी। ठीक है, log 10 के पदों में आर्रहनीय समीकरण log 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आर क्या है यहाँ पर, गैसीय नियतांक है, टी क्या है, तापमान है, टी क्या है, तापमान है। यह समीकरण आर्रहनीयस ने दी थी, और समीकरण के दर नियतांक पर ताप के प्रभाव को समझाता है। लास्ट लाइन ये याद रखना, यह समीकरण क्या करता है, क्या काम है इस समीकरण का, दर नियतांक पर तापमान के प्रभाव को समझाने के लिए आर्रहनीयस ने समीकरण दी थी, उसको क्या कहते हैं, आर्रहनीयस समीकरण कहते हैं। log 10 के पदों में ये है, और वैसे होती है आपकी ए स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर क्या है, गैसीय नियतांक है ना, गैसीय नियतांक है। चलो, हाँ जेट में नहीं आएगा ये, आर्रहनीयस समीकरण शायद ही पूछी जाए, लेकिन उसमें पूछी जा सकती है। सीयूटी का जो भी एग्जाम देगा, जरूर आपको आर्रहनीयस समीकरण याद करके जाना है। इससे पहले वाला आपको एक सारणी में समझा दिया मैंने, सब कुछ याद करने लायक चीजें वही है, बाकी आपको चलो बता देते हैं। अपन लिखते हैं, चलो शून्य कोटि अभिक्रिया पे आ जाओ, आप कहां पर आ जाओ, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया है, कुछ बातें आपके एग्जाम के लिए, चलो समझ लेते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। टी बराबर 0 समय पर ए की प्रारंभिक सांद्रता थी आर नोट, क्या थी, आर नोट थी, ये प्रारंभिक सांद्रता है। टी बराबर कितने समय पर, 0 समय पर जब अभिक्रिया शुरू हुई, जैसे ही आपने टी बराबर टी समय पर अभिक्रिया को शुरू करवाया, तो ए की सांद्रता कितनी होगी, आर। कैसे हुई, मतलब आर नोट में से क्या कम हो गया, आर कम हो गया, आर नोट में से क्या कम हो गया, आर कम हो गया, तब आपको प्राप्त हुई क्या, आर। क्लियर है, आर नोट तो क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता थी, इसमें से आर कम हुआ, तब आपको क्या मिला, आर मिला, क्या मिला, आर मिला है। चलो नेक्स्ट देखो, दर नियम लागू करने पर, दर नियम लागू करते हैं तो ये तो बताओ कैसे आया, कोई बताएगा क्या, ये कैसे आया, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस डी ए अपॉन टी डी टी, है ना, ये ए की क्या है, और भाग में क्या है, सांद्रता बटा समय क्या होती है, सांद्रता बटा समय क्या होती है, अरे राम गुरु, दर होती है, क्या होती है, दर होती है। इसको आर लिख सकते हैं, ये है ए की सांद्रता में परिवर्तन, माइनस क्यों आया, हाँ क्यों आया माइनस, माइनस क्यों आया, इधर इधर पूछता हूं मैं सारे दिन, इधर बताओ माइनस क्यों आया, अब बता दोगे, शाबाश, हाँ माइनस क्यों आया, दिमाग से बारह, सिलेबस सुधारने है, सिलेबस के अंदर है, हाँ शाबाश शाबाश। क्रिया कारक
क्रिया कारक की सांद्रता माइनस में होती है, इसलिए माइनस है। अरे क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है, क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है, ये कमी होगी तब माइनस आएगा। उत्पाद के साथ में प्लस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि समय के साथ सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होती है, इसलिए उसमें क्या लगता है। अरे ये लिखा था या नहीं लिखा था, dA/dt माइनस बराबर dB/dt माइनस, ठीक है, बराबर dC/dt प्लस। लिखा था नहीं लिखा था, पहले ही पेज, दूसरा पेज है, देखूंगा, लिखा था, याद आ गया, ठीक है, इतना ही है, इतना याद आता है। देखो R बराबर दर नियम लिखते हैं अपन, इसको तो हमने क्या बना दिया, दर, क्या बना दिया, इसको क्या लिख दिया हमने, R, ठीक है। R समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, K बराबर A की पावर क्या लिखा आपने, 0, मतलब क्या है, कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। K बराबर, इसको हमने नाम दे दिया, A की सांद्रता में परिवर्तन को क्या बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, R। R क्या है, R क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता है। देखो इधर दर नियम लागू करने पर, दर नियम लागू करने पर ये देखो, ये R क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता, ठीक है। तो A की सांद्रता कितनी है, R, A की सांद्रता कितनी है, R है, तो हमने A की जगह क्या लिखा, R लिखा, है ना, भाग में क्या है, dt, भाग में क्या है, dt। अब देखो K बराबर लिखा हमने, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, R0 माइनस, ये क्या है, अंतिम सांद्रता है, जो सांद्रता में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, अपोन में क्या लगा दिया, T, अपोन में क्या लगा दिया, T। dr का मतलब क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता में परिवर्तन कब आएगा, जब प्रारंभिक में से क्या घटाओगे आप, अंतिम घटाओगे, प्रारंभिक में से क्या घटाओगे, ये है सांद्रता में परिवर्तन। और सांद्रता में परिवर्तन कैसे आएगा, सांद्रता में परिवर्तन आएगा सर, प्रारंभिक में से क्या घटाओगे, अंतिम घटाओगे, तब आपके पास में जो परिवर्तन हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा ये है समाकलित वेग समीकरण, कौन सी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अरे ऐसे समझो आप, माइनस डी, ए की सांद्रता, मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, ठीक है। हमारे पास में ये अभिक्रिया थी, ए से क्या बनाया हमने, प्रोडक्ट, इसकी t बराबर 0 समय पे सांद्रता थी कितनी, R0, कितनी थी, और जब t बराबर t समय लिया तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, R, कितनी होगी। हमने कहा कि A की सांद्रता कितनी है, A की सांद्रता है कितनी, R, अपोन में क्या है, dt, अपोन में क्या है, ये सांद्रता कैसे निकाल सकते हो, मतलब ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में, और सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकाल सकते हो सर, निकाल सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता में, प्रारंभिक सांद्रता में से क्या घटा दो आप, अंतिम सांद्रता घटा दो, और उसमें समय का क्या दे दो, भाग दे दो, आपके साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी दर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दर। इस पूरी अभिक्रिया पर दर नियम लागू करते हैं तो R बराबर K, और क्या आ जाएगा, R0 माइनस में क्या आ जाएगा, R, अपोन में क्या है बताओ, T। ये क्या किया हमने किया है समाकलन, क्या किया है, समाकलन। तो ये क्या बन गया, ये समाकलित वेग समीकरण बन गई, कौन सी अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, कौन सी अभिक्रिया के लिए, समझाया। चलो बाकी पढ़ेंगे अपन कल हो जाएगा क्या, कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा।